हेलो, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग को मैं एक फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, क्लास 12 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ये टॉपिक है सेल के विद्युतवाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध। जैसा कि यहाँ पे फिगर बनाया गया है, सेल का जो आपके सेल के विद्युतवाहक बल है और इसका टर्मिनल विभवांतर जो है, इनके बीच क्या संबंध आता है, इनको हम देखते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। सबसे पहले तो इसमें हमें जानेंगे कि विद्युतवाहक बल होता क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दिखाते हैं विद्युतवाहक बल होता क्या है। विद्युतवाहक बल पहले हम जान लेंगे, टर्मिनल विभवांतर जान लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब कहिए अगर हमें छोटी छोटी बातें न याद रहे या टर्मिनल विभवांतर न पता हो, विद्युतवाहक बल न पता हो, तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा हम लोग के लिए। देखिएगा, विद्युतवाहक बल कहता है कि ऐसा कोई परिपथ हो जिसमें सेल आपका लगा हो। क्या लगा हो? सेल। ऐसा कोई परिपथ हो जिसमें सेल लगा हो। आप लोग जानते हैं सेल का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो प्लस होता है, जो छोटा होता है माइनस होता है। कह रहा है कि सेल सहित पूरे परिपथ में, इस परिपथ में जिसमें सेल लगा हो, सेल सहित पूरे परिपथ में जब हम एकांक आवेश को प्रवाहित करते हैं, किसको? एकांक आवेश को, मतलब एकांक आवेश को जब हम सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा, किसके द्वारा? सेल द्वारा, सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। किसका? सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। क्या बताएंगे कि सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, इसमें से चाहे जो आप कह सकते हैं, तो इनके बीच जो कार्य किया जाएगा वह सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। अब देखिएगा, सेल के विद्युतवाहक बल को हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह कैपिटल ई से इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए पूरे परिपथ में क्यू आवेश को हम प्रवाहित कराने में डब्लू कार्य कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? डब्लू काम कर रहे हैं। तो अगर पूरे परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित कराने में डब्लू कार्य किया जाएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपका आएगा ई बराबर वह डब्लू अपान क्यू के आएगा। ई बराबर डब्लू अपान क्यू। इसका अगर मात्रक देखेंगे, ई का कहने का मतलब विद्युतवाहक बल का मात्रक देखेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे डब्लू है, डब्लू मतलब वर्क, वर्क का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। और या हम फिर कह सकते हैं इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि विद्युतवाहक बल है तो बल है तो हो सकता है इसके अनुसार हम बल का मात्रक हम यहाँ पे ले ले न्यूटन, तो ये न्यूटन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बल लग रहा है यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वह वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। मैंने बता दिया कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युतवाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। सपोज अगर किया जाए, मान लिया जाए कि सेल में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर डब्लू कार्य किया जाता है तो सेल द्वारा विद्युतवाहक बल जो होगा ई बराबर डब्लू अपान क्यू होगा। तो इसका मात्रक अगर हमें बताना हो तो जूल प्रति कूलाम कहेंगे या फिर वोल्ट कहेंगे इसका मात्रक। और जो विद्युतवाहक बल होता है वह सेल में
ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलता है, मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलता है सेल में जो विद्युत वाहक बल होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने इतनी चीजें आपको बताई है। अब इसके बाद बताता हूं टर्मिनल विभवांतर, फिर इस पूरे कंक्लूजन को हम सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पहले टर्मिनल विभवांतर को हम जान लेते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर मान लेते हैं कोई परिपथ आपका बन गया है, इस परिपथ में दो आपके टर्मिनल है, या हम कह सकते हैं दो बिंदु हैं। तो बताएंगे कि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, या व्यय विद्युत ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, व्यय विद्युत ऊर्जा, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे ही टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर है। इसको कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका भी मान लेते हैं कि उस परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में W जूल व्यय ऊर्जा होती है, या उसका व्यय विद्युत ऊर्जा W होती है। तो V बराबर W/Q होगा, जो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, अर्थात हम कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। मतलब देखिएगा, वोल्ट हमें E बराबर भी मिला था और V बराबर भी मिला, मतलब E और V जो है सेम एक जैसे कार्य करने वाले होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, जो देखा जाएगा कि सेल से धारा निकल रही है या सेल में धारा जा रही है। अगर सेल से धारा निकाली जाएगी, या कह सकते हैं कि उसमें से कुछ प्रवाहित होता है सेल में से, तो वहां पे जो विद्युत वाहक बल E होगा वह V से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? V से ज्यादा होगा। और जब सेल में धारा जाएगी तो वहां पे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कंडीशन आपको बताई जाएगी। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल विभवांतर है क्या। यही बताए हैं, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के बीच व्यय विद्युत ऊर्जा ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। या किया गया कार्य, या इसके बिंदुओं के बीच यहाँ से आवेश यहाँ तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही उसका विभवांतर कहलाता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब हम चलते हैं इन दोनों टॉपिक को मिक्स करके पढ़ने, ठीक है। चलिए देखते हैं। बताएंगे यहां से कि माना किसी सेल का विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। किसी सेल का विद्युतवाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। अब देखिएगा, इस परिपथ में कुंजी K तथा प्रतिरोध R और अमीटर A श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम का आप कंडीशन जानते हैं कि एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा रहता है। तो एक सिरा दूसरे सिरा से, इस वाला सिरा इसके सिरा, इस वाले सिरे का इससे, तो एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, वो श्रेणी क्रम में होते हैं। मैंने यही बताया कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो कुंजी K और प्रतिरोध R और अमीटर A को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसी पूरे परिपथ में देखा जाए तो सेल की जो प्लेट है उनके बीच हम टर्मिनल विभवांतर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टर्मिनल विभवांतर भी लगा देते हैं। सेल के प्लेटों के बीच क्या लगाते हैं? टर्मिनल विभवांतर भी। अब यह टर्मिनल विभवांतर भी लगाने के बाद जैसे ही कुंजी K को हम बंद करते हैं, अर्थात हम कुंजी K को हटा देते हैं, तो जब इसमें हटा देंगे तो धारा क्या होगी? वह प्रवाहित नहीं होगी। वह देखेंगे यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो
तो यह जो वोल्ट मीटर भी आपका लगा है, वोल्ट मीटर भी, यह विद्युत वाहक बल E के पाठ्यांक को पढ़ता है। वोल्ट मीटर भी जो है वह E के पाठ्यांक को या E के मान को पढ़कर बताता है। ठीक, विद्युत वाहक जैसे ही कुंजी K को हटा देंगे तब वह किसका, यह वोल्ट मीटर किसका मान बताएगा, विद्युत वाहक बल E का मान बताएगा। और कुंजी K को लगाने के बाद, अगर हम कुंजी K को लगा देते हैं तो कुंजी K को जैसे ही लगाएंगे तो यह वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक है यह E को ना पढ़ के अमीटर A पढ़ने लगता है। अमीटर A पढ़ के तो क्या होता है कि उसमें से धारा जो है, जैसे ही कुंजी K लगाएंगे तो प्रतिरोध R से धारा बहेगी। कुंजी लगाने के बाद K को जब हम लगा देते हैं तो वह कहां से धारा प्रवाहित होने लगती है, तो I जो धारा है वह प्रतिरोध R से प्रवाहित होने लगती है। प्रतिरोध R से प्रवाहित होगी तो जाहिर सी बात है अमीटर A से गुजरेगी, और जब अमीटर A से पास करेगी, जब अमीटर A से प्रवाहित करेगी तो अमीटर पढ़ के बताने लगता है। कौन पढ़ के बताता है, अमीटर पढ़ के बताता है। मैंने इसमें क्या बताया है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। इस परिपथ में कुंजी K को तथा प्रतिरोध R को और अमीटर A को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार का परिपथ तैयार हो जाता है। और इसमें इस प्लेट के बीच, सेल के प्लेटों के बीच एक हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो आपका V होता है। यहां पे हम जैसे ही कुंजी को हटा देते हैं तो इस पूरे सेल में कह सकते हैं कि पूरी धारा जो होती है वह प्रवाहित होना बंद हो जाती है। जब यहां से कुंजी K को, तो जब उस समय यहां पे कुंजी K को हटाने पे धारा बंद हो जाती है तो यह क्या करता है, वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक है यह विद्युत वाहक बल E के मान को पढ़कर बताने लगता है। और जैसे ही कुंजी K को हम लगा देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ऑन कर देते हैं, तो जो धारा होती है वह प्रतिरोध R से होके अमीटर के पास, अमीटर से होके पास करती है और इसमें से होकर प्रवाहित होने लगती है। तो उस समय जो अमीटर है, यह अमीटर क्या करता है, धारा के मान को जो पढ़ के तुरंत यहां बताने लगता है, अमीटर A। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी हमारे हिसाब से। जहां तक हुआ होगा इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से आएगा। पूरी एकदम हम इसको निचोड़ जो था उसको बताया हूं मैंने। अब इसके आगे इसको हम एक एक करके देखते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस अब जो चीजें अप्लाई किया गया है उसी को हमें यहाँ पे बताना है कि टर्मी विभवांतर को कैसे अप्लाई करेंगे विद्युत वाहक बल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि माना पूरे परिपथ में I एम्पियर की धारा T समय के लिए प्रवाहित होती है। I पूरे परिपथ में देखा जाए तो I एम्पियर की धारा T समय के लिए प्रवाहित होती है। तो इस सेल द्वारा, किसके द्वारा, सेल द्वारा या सेल सहित जो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, जो किया गया कार्य है, तो आप जानते हैं सेल सहित पूरे परिपथ में जब कार्य किया जाता है तो E बराबर W अपान क्या होता है, Q। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि इस सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे प्रेजेंट है और कितने आवेश हैं प्रवाहित हो रहे हैं धारा के माध्यम से वो भी आपको पता चल रहा है। तो W बराबर हमें मिल जाएगा EQ। क्या मिलेगा, W बराबर EQ। तो यहां से आप जानते हैं एक चीज और, Q बराबर क्या होता है, IT के। तो W बराबर EIT, यह आप जानते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा सेल सहित पूरे परिपथ में जो धारा बहती है। अब यही देखिएगा, अब यह धारा जो प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित होती है, तो यहां पे R से प्रवाहित होगी तो कुछ धारा यहाँ पे नष्ट होगी, अर्थात हम कह सकते हैं जो कार्य किया जाएगा वह कुछ यहाँ पे व्यय होगा। तो व्यय विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ बताएंगे माना बाह्य प्रतिरोध से प्रवाहित होती हुई धारा प्रवाहित होती है, माना बाह्य प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा होने में, धारा प्रवाहित होने से धारा प्रवाहित होने में व्यय विद्युत ऊर्जा।
तो यहाँ पे W जो होगा वह बाह्य हम देखेंगे, तो बाह्य W बराबर अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच कार्य करने लगेगा, जहां ऊर्जा व्यय होती है वहां पे टर्मिनल विभवांतर भी आ जाता है। तो V बराबर क्या होता है W/Q। अगर हमें यहाँ बाह्य विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है तो VQ होगा। तो W बराबर क्या लिखेंगे VQ, क्योंकि हम बताए थे यहाँ पे व्यय विद्युत ऊर्जा है, तो व्यय विद्युत ऊर्जा किस में होती है, टर्मिनल विभवांतर में होती है। तो यहाँ पे VQ लिखेंगे। आप जानते हैं कि V बराबर यहाँ पे V जो होगा यह हो जाएगा Q बराबर, आप जानते हैं कि IT होता है। क्या होता है IT। तो यह वर्क हो जाएगा बाह्य, मतलब बाहर जो वर्क किया जा रहा है, बाहर जो ऊर्जा आपकी व्यय हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध अगर R हो जाता है, जब आंतरिक प्रतिरोध R होता है तो आंतरिक प्रतिरोध R भी वहां पे ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास करेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, ऊर्जा को उसके धारा का विरोध करता है। तो यहाँ पे विरोध किया था तो उसकी ऊर्जा कुछ व्यय हुई, जो चली थी वह यहाँ पे आके कुछ न कुछ व्यय हुई, फिर आंतरिक प्रतिरोध में वही काम हुआ। तो मान लेते हैं कि वहां पे आंतरिक प्रतिरोध R होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है तो वहां पे विभवांतर V डैश बराबर I होती है। मान लेते हैं V डैश उसमें विभव का पतन होता है या V विभव उसमें कमी होती है, तो V बराबर V डैश अगर कमी होगी तो आप ओम के नियम से पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है IR के। लेकिन R हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉल r है, तो यह इसको हम V डैश सपोज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे V ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे V डैश वहाँ पे विभव का पतन होगा। क्या होगा, V डैश विभव पतन होगा अब विद्युत अपघट्य के माध्यम से। तो यहां से हम देखेंगे V डैश बराबर IR मिल जाएगा। क्या मिलेगा, V डैश बराबर IR, यह हो जाएगा। तो आंतरिक जो अंदर इसके सेल के अंदर जो व्यय विद्युत ऊर्जा है W बराबर हम कहेंगे आंतरिक विद्युत ऊर्जा, आंतरिक विद्युत ऊर्जा वह क्या हो जाएगी, VI है T है, तो V डैश के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे V डैश जगह हम रखेंगे I²R इंटू IT। तो यहाँ पे हो जाएगा I²RT, यह हो जाएगा। तो यह आपका समीकरण 1, यह आपका समीकरण 2। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने E बराबर W बराबर EIT इक्वेशन नंबर 1 बना दिया था। अब देखिएगा बाह्य ऊर्जा, बाह्य विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, आंतरिक व्यय विद्युत ऊर्जा, ये जो है आपके देखिएगा, आप पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंजिंग करेंगे। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से ये क्या कहता है कि हम किसी भी ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट नहीं होता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब भाई जो ऊर्जा हमारी व्यय हुई है वह बाह्य और आंतरिक दोनों व्यय हुई होगी। मानते हैं हमारी सब ऊर्जा मिला के हमारी जो कुल ऊर्जा थी वह W थी, तो वह W जो ऊर्जा होगी वह आपके बाह्य ऊर्जा, ठीक, और आंतरिक ऊर्जा के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो बाह्य ऊर्जा हमारी क्या है, बाह्य ऊर्जा VIT और आंतरिक ऊर्जा हमारी क्या है, I²RT है। तो देखिएगा यह W बराबर इतना मिल जाएगा, क्योंकि हम इसके पहले आपको समीकरण 1 बना के वहां बताए थे, जो W बराबर EIT मिला था, तो यह सबकी ऊर्जा कुल मिला के ऊर्जा थी, यह इसके बाह्य और आंतरिक ऊर्जा थी। तो W बराबर हम लिखेंगे EIT बराबर VIT प्लस I²R और T। तो यहां से हम क्या कॉमन करें, IT कॉमन करेंगे। IT अगर देखा जाए तो IT कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर, या तो IT से भाग दे दीजिए, किससे, IT से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। IT जब भाग देंगे T से कट जाएगा, यहाँ I² है, I से कट जाएगा, IT। तो हमें मिलेगा E बराबर V प्लस
एक इसमें दो आई स्क्वायर था ना, तो एक आई कट जाएगा, एक आई बचेगा, आई आर। यह मिलेगा E बराबर V प्लस आई आर। अब हमें टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर क्या मिलेगा कि E माइनस आई आर। देखिएगा यहाँ पे हमें V बराबर E माइनस आई आर, टर्मिनल विभवांतर V को हमें निकालना था। देखिएगा टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल E जो है उसमें से आई आर का अगर हम पतन कर देंगे तब इसके बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर भी ई से कम होता है। यह कब की कंडीशन है, जब धारा ली जाती है। इसमें धारा देखिए निकाला जा रहा है, टर्मिनल विभवांतर से धारा निकाली जा रही है, मतलब सेल से धारा ली जा रही है, तब यह टर्मिनल विभवांतर भी बराबर ई माइनस आई आर होता है। समझ में आया? जब सेल से धारा ली जाएगी तो उस समय टर्मिनल विभवांतर भी जो होगा वह विद्युत वाहक बल ई से क्या होगा, कम होता है। ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर के। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह है कि जब किसी भी परिपथ से धारा ली जाती है, क्या होती है, ली जाती है, तो उस समय टर्मिनल विभवांतर भी जो है E से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे परिपथ में सेल देखेंगे, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R है वह R जो है कुछ न कुछ धारा का विरोध करेगा, धारा को व्यय करेगा, धारा का नष्ट होगा, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो भी कुछ न कुछ कम होगा। तो I जो है वह आई आर मिल के क्या करता है, विभव का पतन करता है। आई आर विभव का पतन करता है, यही पतन है भी। ठीक है, यह आई आर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जो जिसको हम V डैश कहे थे। ठीक है, यही पतन है। और यहाँ पे देखेंगे जब अगर यहाँ पे धारा I बराबर अगर हम जीरो कर लें, I बराबर अगर जीरो कर ले, कहने मतलब इससे धारा न ली जाती है न, ठीक है, इससे धारा नहीं ली जाती है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E के। जब धारा नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, जब नहीं ली जाएगी तो उसमें जो V है वह E के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो वोल्ट है, जो विभवांतर है, वह विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से धारा के मान को लेंगे परिपथ से सेल से, तो उस समय इसका मान कम हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें थी। अब आगे अगर मान लीजिए किसी परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, I प्रवाहित होती है, उसमें सिरे उसके प्रतिरोध है आपके R, तो विभव भी बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं उसका जो विभवांतर होगा वह विभवान। अब भाई किसी भी सेल में जब किसी भी परिपथ में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, उसका प्रतिरोध R होगा, तो विभवांतर है तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर के। विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर के। ये चीजें हैं। और इसी में अगर हम देखा जाए तो हम लोग बनाए थे वहां पे समीकरण दो बनाए थे ना। अब सोचिए अगर मान लीजिए किसी भी परिपथ में I एम्पीयर की धारा हम प्रवाहित करेंगे और उसका प्रतिरोध R हो, तो विभवांतर आपका मिलेगा V बराबर आई आर के। ठीक है, अब V बराबर आई आर मिलता है, तो हम यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए इसको हम वहां पे 3 तक बनाए थे, इसको समीकरण हम 4 कर लेते हैं। समीकरण चलिए अब देखिएगा, इसी V का मान समीकरण 4 में रखने पर, V का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब 4 में रखेंगे तो V की जगह क्या रखेंगे, आई आर, तो यह मिल जाएगा E माइनस आर के, स्मॉल r है, तो यहां से हमें कैपिटल E का मान निकालेंगे तो आई आर, ठीक है, प्लस आई आर, क्योंकि आई आर अपने प्लेस पे, E अपने प्लेस पे, तो ये जाएगा इधर, तो प्लस में वहां वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहां से हम I कॉमन करेंगे तो R प्लस स्मॉल r कैपिटल E बराबर, तो I बराबर अगर हम निकालेंगे तो I बराबर हमें मिलेगा E बटे R प्लस स्मॉल r के। यह आपका एक फार्मूला और मिल जाता है। क्या मिलता है, I बराबर E बटे R प्लस R। ठीक है, अब देखिएगा यह हम समीकरण 5 मान लेते हैं, यह आपका समीकरण आई आर जो है इसको हम 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 6 समीकरण मानिए, या फिर आप यहीं पे कह, हाँ समीकरण मान के चलेंगे तो थोड़ा सा आपको भी
अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अब कहेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, किससे? 5 में 4 से भाग देने पर, कि समीकरण 5 में समीकरण 4 से जब भाग देंगे तो यह आपका 5 है, 5 में हम किससे? 4 से, तो ई बटे भी हो जाएगा, और यह हो जाएगा आई आर प्लस आर अपान आई, यह आई से कट जाएगा, तो ई बटे भी बराबर आर बटे आर कर सकते हैं, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर कर सकते हैं, यह कट जाएगा, तो ई बटे भी 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो हम निकालेंगे, तो मिलेगा आर बटे आर, ठीक है, तो ई बटे भी, यह 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसी को हम अगर हल करेंगे तो स्मॉल आर, यह देखिएगा, यह इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आर हो जाएगा, और यह हो जाएगा ई बटे भी -1, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, अभी मैं लिखवा सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध, सेल के विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V के बीच क्या है? संबंध है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है, आपका बाह्य प्रतिरोध है। यही आपका इक्वेशन यहां तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, एक आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीजें मैंने बताई है, अगर आप दो बार देख लीजिए इसको, और लिखते हुए देखिए इसको, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना तेज माइंड में सेव होगा। और जब भी मैं अगर वीडियो आपको मैं जब भी पढ़ाता हूं, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए और इत्मीनान से एकदम कंसंट्रेट होके किसी एकांत जगह पे बैठ के आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 100% आपको आ जाएगा। और इसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को बोर्ड का जो एग्जाम है, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, खास करके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस हमारी उम्मीद को थोड़ा सा जगाए रखिएगा। और अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह होगा व्हीटस्टोन सेतु, और इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको वह बताऊंगा। ओके, बाय, थैंक यू।